तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी और मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे और आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम का ज़्यादा टाइम है, ये वो कुछ ही समय बचा हुआ है। तो आप लोग जितना बेहतर तरीके से हो सके अपने पढ़ाई को कीजिए। तो चलिए हम लोग ज़्यादा इस समय टाइम वेस्ट नहीं करते और हम आपको बता दें कि मेरा नाम है अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपके लिए हिंदी क्लास यानी हिंदी व्याकरण क्लास को लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, और उसके बाद दूसरा है आपको रूपांतर के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं। तो इस सब चीज के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए ज्यादा बिना किसी देरी के, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, और जितना ज्यादा से हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ और भी लोगों को देखने का मौका मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जो है सबसे पहला यहाँ दिख रहा है बनावट या रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे गैपिंग हो गया है, डबल डबल आधार लिखा गया था तो उसको काट दिया। चलिए फिर से देखते हैं बनावट। यहाँ पे देखिएगा बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के तीन भेद होते हैं। ठीक है, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो बनावट या रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहला जो आपको दिख रहा है वो रूढ़ दिख रहा है। ठीक है, रूढ़ यहाँ पे शब्द भी आप लिख सकते हैं, रूढ़ शब्द जो कि हमने लिखे हैं रूढ़ शब्द। दूसरा हो गया यौगिक शब्द और तीसरा हो गया आपको योग रूढ़। इस तीनों के बारे में आज हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि क्या होता है योग शब्द, क्या होता है रूढ़ शब्द और क्या होता है योग रूढ़, तो यौगिक रूढ़। तो सब चीज के बारे में हम एक एक करके आपको यहाँ पे परिभाषा बताने वाले हैं और एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, तो रूढ़ है। पहला क्वेश्चन क्या है, रूढ़ है। रूढ़ चलिए, जिन शब्दों को खंड या टुकड़े किए जाने पर, जिन शब्दों को खंड या टुकड़े किए जाने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, रूढ़ शब्द कहलाता है। यानी कहने का मतलब जिन शब्दों को खंड या टुकड़े किए जाने पर जिसका जो खंड और टुकड़ा होता है उसका सार्थक शब्द नहीं निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। चलिए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं ऊपर से। जिन शब्दों को खंड या टुकड़े किए जाने पर, जिन शब्दों को खंड या टुकड़े किए जाने पे उसका सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, रूढ़ शब्द कहलाता है। चलिए देखते हैं कैसे है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दूध लिखा हुआ है, हवा, नाक, रात, विद्या और उधर इत्यादि है। तो हम मान के लिए सीधे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिख दिए हैं और इस एग्जाम्पल को हम आपको रटा देंगे तो क्या इससे आप समझ जाएंगे कि यौगिक शब्द क्या होता है, रूढ़ शब्द क्या होता है और योग रूढ़ क्या होता है? नहीं समझेंगे। तो हम उसको समझाने के लिए आए। छपा हुआ तो आपके बुक में भी है और छपा हुआ इस बोर्ड पे है, छपा हुआ तो सब जगह है, लेकिन यहाँ पे आप अगर आए इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझने के लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या कहा है कि रूढ़ किसे कहते हैं, जिन शब्दों को खंड या टुकड़े किए जाने पर जिसका सार्थक शब्द नहीं निकलता हो, ये रूढ़ शब्द कहलाता है। तो जैसे में आपको दूध है तो ध्यान दीजिएगा, ये जो दूध आपका लिखा हुआ है क्या है, इस दूध को अगर हम यहाँ पे एक दूध करते हैं और दूध करते हैं और प्लस में क्या लिखते हैं, ध लिखते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, तो दूध बनता है। लेकिन क्या यहाँ पे इस दू का कोई सार्थक अर्थ है, इस धा का कोई सार्थक अर्थ है, तो नहीं है। तो यही आपका क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। चलिए इसी तरीके से यहाँ हवा दिया हुआ है, इस हवा को अगर आप लिखते हैं यहाँ पे, चलिए साइड में हम लिखने का यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, यहाँ पे लिखते हैं हवा, हवा यहाँ पे ह जोर वाह। अब यहाँ बताइए ये जो ह है आपका, इस ह का कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। वाह का कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। इसी तरीके से इस नाक का आप लिखते हैं, चलिए यहाँ पे हम हवा लिख देते पहले, उसके बाद इसी तरीके से अगर नाक का लिखते हैं तो ना जोर क, तो बताइए इस ना का कोई अर्थ निकलता है, सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका क्या हो गया, योग रूढ़ हो गया। तो इस तरीके से आपका जो है ये रूढ़ शब्द हो गया। चलिए इसी तरीके से आते हैं हम लोग आगे, क्या है वो हमारा दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, शब्दों के मेल से बने शब्द, यानी शब्दों के मेल से बने शब्द जिसका प्रत्येक खंड सार्थक हो, जिसका प्रत्येक खंड सार्थक हो, यौगिक शब्द कहलाता है। अब यौगिक कहलाता है या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं यौगिक शब्द कहलाता है। इस तरीके से आप भी आप लिख सकते हैं। फिर से रिवीजन करते हैं, रिपीट करते हैं, शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से बने शब्द, शब्दों के मेल से बने शब्द जिसका प्रत्येक खंड,
जिसका प्रत्येक खंड सार्थक हो उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। जैसे में क्या दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे पुस्तकालय दिया हुआ है, ठीक है, पुस्तकालय दिया हुआ है और यहाँ पे हिमालय दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे समझाने के लिए आपको यहाँ पे जिस तरीके से सार्थक खंड टूटने के बाद में अगर सार्थक अर्थ इसका निकलता है वो कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पुस्तकालय। क्या लिखा हुआ है, पुस्तकालय लिखा हुआ है, तो पुस्तक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक पुस्तक आपका अलग हो जा रहा है, पुस्तक जुड़ क्या होता है, आलय। अब यहाँ पे पुस्तक का मतलब तो सबको पता है कि इस पुस्तक का जो मतलब होता है वो क्या होता है, तो किताब होता है। ये तो सब आदमी को पता है, पुस्तक का मतलब क्या होता है, तो किताब होता है। और इस आलय का मतलब क्या होता है, तो इस आलय का मतलब होता है घर। यानी कि पुस्तकालय का मतलब क्या हुआ कि आप जहां पे पुस्तक को रखते हैं, पुस्तक को रखने का घर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुस्तकालय कहते हैं। उसी तरीके से आपको एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, हिमालय दिया हुआ है, हिम जोड़ आलय, यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हिम का भी कोई सार्थक अर्थ है और उसका आलय का भी सार्थक अर्थ है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, हिमालय कहा गया है। और यहाँ पे यौगिक शब्द कहा गया। यौगिक शब्द की परिभाषा ही वही कहता है। यौगिक शब्द की परिभाषा क्या कहता है, ध्यान दीजिए फिर से, शब्दों के मेल से, यहाँ पे अक्षरों के मेल से नहीं है, शब्दों के मेल से बने शब्द जिसका खंड या टुकड़े किए जाने पे सभी शब्द का सार्थक अर्थ निकलता है, यौगिक शब्द कहलाता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है आपका तीसरा है वो क्या है, योग रूढ़ है। तीसरा क्या है, योग रूढ़ शब्द है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द हम लोग किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द होते हैं, योग रूढ़, यहाँ पे ध्यान दीजिए, योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ, अर्थ मतलब रूप, जो सामान्य अर्थ यानी रूप को छोड़कर विशेष विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। फिर से रिपीट कर दिए, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द होते हैं, योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द रूप होते हैं या फिर शब्द होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर या फिर सामान्य रूप को छोड़कर एक विशेष प्रकार का रूप या अर्थ ग्रहण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो योग रूढ़ कहते हैं। तो इस तरीके से आपको एक एक करके समझते चलना है किस तरीके से होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। जैसे में क्या दिया गया है, तो जैसे में दिया गया बिना पानी, और बिना पानी किसका रूप है दूसरा, तो बिना पानी का दूसरा रूप क्या है, सरस्वती है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, लंबोदर। लंबोदर किसको कहा था, यानी समझ लीजिए आप ना कि पर्यायवाची शब्द की तरह है, ठीक है, किसके तरह है, पर्यायवाची शब्द के। यानी लंबोदर के क्या होता है, गणेश जी। हम यहीं पे अगर दे देते पंकज, पंकज देते तो पंकज किसका है, पंकज अपना रूप किसको बदलता है, तो कमल बदल लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए आगे देखते हैं हमारा वो तीसरा कि चौथा क्या है। नेक्स्ट, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि बनावट रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला हो गया रूढ़ शब्द, दूसरा हो गया यौगिक शब्द और तीसरा हो गया है योग रूढ़। तो इस तरीके से इस तीनों को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। वो होता है पहला विकारी और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो चलिए हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे किस तरीके से होता है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आपको पहले बताया कि रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा क्या, अविकारी शब्द। दिख रहा होगा आपको यहाँ से। चलिए अब हम लोग विकारी शब्द के बारे में जानेंगे, विकारी शब्द क्या होता है और अविकारी शब्द क्या होता है। तो विकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार, लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप बदलते हैं, जिसे विकारी शब्द कहते हैं। समझ गए। इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके चार भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके जो है चार भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है, संज्ञा होता है, दूसरा सर्वनाम होता है, तीसरा विशेषण होता है और चौथा क्या होता है, क्रिया होता है। तो इस तरीके से आपको समझना है। चलिए फिर से मैं रिवीजन करते हैं। जो शब्द, इस पे आपको परिभाषा यहाँ पे देखना है क्या लिखा हुआ है, जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप को बदल लेते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे में इसका भेद कितने हैं, तो इसके भेद जो है वो है चार। जो कि चार कौन कौन सा, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण और क्रिया है। अब समझिए कैसे बदलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। संज्ञा क्या होता है,
यहाँ पे आपको पहले ही समझाया जा रहा है कि किसके अनुसार बदलता है, तो लिंग के अनुसार बदलता है। जैसे लिंग के अनुसार बदलता है, उसके बाद क्या करा, वचन के अनुसार बदलता है, तो क्या करा है, पुरुष के अनुसार बदलता है, और उसके बाद क्या, कारक के अनुसार बदलता है। इस तरीके से आप इस सब चीज को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कर रहा है वो कर रहा है अविकारी शब्द। इसी को पढ़ दीजिए, क्या कीजिए, इसी को पढ़ दीजिए। जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप नहीं बदलते हैं, जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं। यानी कि अविकारी शब्द को क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। इसके भेद कितने होते हैं, तो यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके भेद जो है आपको 4 होते हैं। जिस तरीके से आपको विकारी का 4 पढ़ते हैं उसी तरीके से आपको अविकारी का भी 4 पढ़ना है। चलिए कौन कौन सा देखते हैं। तो पहला है आपको क्रिया विशेषण, दूसरा है आपको संबंध बोधक, तीसरा है आपको समुच्चय बोधक, और चौथा है आपको विषमयादि बोधक। तो इस तरीके से आपका जो है आज शब्द को हम समाप्ति की ओर लेकर के आ गए हैं, जो कि आपका समाप्त हो चुका है। इसमें जो है कुछ आपको अगर ऑब्जेक्टिव में हमको अगर दिखाई देगा कि आपकी एग्जाम से रिलेटेड है तो उसको हम बताने का प्रयास जरूर करेंगे। अगर नहीं होगा तो हम छोड़ करके नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपको उस टॉपिक में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो हम आपको बता दें वीडियो आपको किस तरीके की लगी, हम कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। आप लोग कमेंट में जवाब नहीं देते हैं, कमेंट में दीजिएगा, तो सही गलत अगर कुछ लगे तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और आशा है कि आप इस चीज को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे और अपने एग्जाम में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करेंगे। चाहे वो आप 10th का विद्यार्थी हो या फिर 12th का विद्यार्थी हो, दोनों के लिए काम आने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हिंदी 12th के लिए अलग से बनता है और 10th के लिए अलग से बनता है, ऐसा नहीं है। 0 क्लास से लेकर 12th, ग्रेजुएशन, ऑनर्स आप जहां भी करते हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सभी के लिए, ऐसा नहीं कि एक ही 12th के लिए और 10th के लिए, नहीं, ये सब के लिए है। तो चलिए जाते जाते हम आपको बताएंगे, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा आप लोग। चलिए यहीं पे हम करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीज को लेकर। जय हिंद, जय भारत।